बार बार बता रहा हूं, पहले भी हमने डिस्कशन किया है। इसका जो फर्स्ट एक बोर्ड की पिक मैंने भेजी थी जिसमें हमने स्टार्टिंग के दो टॉपिक किए थे, डिस्ट्रीब्यूशन किया था और डेंसिटी की थी उसमें, है ना। आपको याद होगा उस वीडियो में हमने उस जूम क्लास में हमने डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी के बारे में डिस्कशन किया था। ओके, और डेंसिटी का डिस्कशन करते हुए हमने दो टाइप के डाटा लिए थे। हमने डाटा लिए थे 2001 के डाटा और 2011 के डाटा, है ना। 2011 के डाटा, ओके, 2011 के डाटा एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे हम कि कैसे कहां पर कितनी डेंसिटी है। एक्चुअल में इनका मीनिंग मैं बार बार बता रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जनसंख्या का वितरण, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या कहां पर कितनी फैली हुई है। और डेंसिटी का मतलब होता है जनसंख्या का घनत्व, कि घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है। ओके, और ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ का मतलब वृद्धि, कि जनसंख्या की वृद्धि कैसे हो रही है, तेज हो रही है या स्लो हो रही है या मीडियम पे चल रही है। और कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन, की उसमें कौन कौन टाइप के लोग शामिल है, कि वो एज्ड है, कि वो एडोलसेंट है, कि वो क्या है, मतलब कि या तो बूढ़े लोग हैं या फिर यूथफुल हैं या फिर जैसे भी, वो सारे इसमें ऐड हो जाते हैं कंपोजिशन में। ओके, इसमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी आता है, व्यवसायिक संरचना भी इसमें ऐड की जाती है, तो कंपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले जो 2011 के डाटा डेंसिटी की, जो हमने कल भी डिस्कशन किया था। इस लेसन को बार बार डिस्कशन का मेन मोटिव यही है, इस लेसन को बार बार डिस्कशन, क्योंकि इसमें डाटा बहुत आते हैं। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है वो ज्यादातर इसी लेसन में से आते हैं, इसीलिए मैं बार बार इसी लेसन पे फोकस कर रहा हूं बार बार, और आपको भी मैं इसी के लिए मोटिवेट कर रहा हूं। ओके, तो देखिए 2011 में हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी, वो एवरेज डेंसिटी वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर थी, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जबकि 2001 में अलग थी, बिल्कुल 313 था और इसमें 382 हो गया है। ओके, मतलब कि लोग बढ़ गए हैं। और कल मैंने आपको बताया भी था कि 200 पर्सन बढ़ जाते हैं एवरी 50 ईयर। 50 ईयर में हर 50 साल में 200% डेंसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अब ये 2011 में 382 यानी कि 382% पर स्क्वायर किलोमीटर हो गए। ठीक है, और अब 2021 की जब जनगणना होगी, 2021 की जब सेंसस होगी, 2021 की जब सेंसस होगी, तो ये और भी बढ़ा हुआ रेशियो मिलेगा। ओके, रेशियो डेंसिटी का और भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ओके, ये भी मैंने बताया था आपको कि ये स्टडी इंक्रीज, मतलब कि धीरे धीरे बढ़ रही है। 200% पर स्क्वायर किलोमीटर हर 50 साल के बाद में बढ़ जाते हैं। हाँ, यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार में जो है, वैसे तो यूनियन टेरिटरी सभी जितनी भी उनमें बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है, लेकिन अंडमान निकोबार उसका एक्सेप्शनल है, वो उसका एग्जांपल बिल्कुल अलग है। अंडमान निकोबार में पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है दूसरी यूनियन टेरिटरी के अलावा। ओके, अब बात करते हैं लोअर डेंसिटी हमारा एरिया कौन सा है 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग। देखो 2021 के डाटा अभी नहीं आए हैं, 2011 के अकॉर्डिंग हमारी जो लोएस्ट डेंसिटी वो अरुणाचल प्रदेश है। कितने हैं? 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 17 लोग ही पूरे अरुणाचल के 17 किलोमीटर पर किलोमीटर। ठीक है, डेंसिटी का मतलब होता है पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, पर एक स्क्वायर किलोमीटर में 17 यानी कि 17% रह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही कम है। इसका रीजन वो हिल स्टेट है, 7 सिस्टर में हिल स्टेट्स है, हिल स्टेट मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए वहां जनसंख्या कम मिलती है। ओके, अब देखते हैं हाईएस्ट डेंसिटी दिल्ली की पिछली वाली 2001 की जनगणना में हमने देखा था कि 9000 के लगभग थे वो 9000, और 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग वो 11297 यानी 11297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो गए हैं। ठीक है, तो बढ़ गए हैं। अगर 2000 के डाटा में 9000 थे, अगर 2000 के डाटा में 9000 और कुछ, ठीक है, 9000 से कुछ ज्यादा थे, अप्रोक्सीमेट डाटा हमारे पास 9000 है, तो अगर 9000 थे तो दिल्ली की अब कितनी हो गई है एवरेज डेंसिटी 11000 और 297। और अगर 2021 की सेंसस हुई, अगर 2021 की सेंसस हुई तो ये और बढ़े हुए मिलेंगे, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? रिसोर्स पर प्रेशर पड़ता है। किस पर प्रेशर पड़ता है? रिसोर्स पर। रिसोर्सेज जितने भी हमारे पास है वो लिमिटेड हो जाते हैं, और वैसे भी रिसोर्स तो हमारे पास लिमिटेड ही है। कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो हमारे पास अनलिमिटेड, जैसे एयर है, वाटर है, ये बहुत है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर लिमिटेड है हमारे पास। ठीक है, ओशन सरफेस
देश तो भरा पड़ा है पानी से, 71% वाटर एरिया है, लेकिन उसका करें क्या, किसी काम का नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में भले ही वो काम आता हो या फिर कुछ मिनरल्स वगैरह वहां से ले लेते हो, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए बहुत लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से ये दिक्कत ज्यादा आ रही है। प्रॉब्लम इसीलिए है, अगर ज्यादा डेंसिटी हो गई तो रिसोर्स कम पड़ने शुरू हो जाएंगे, जमीनें कम पड़ जाएंगी, लोगों के रहने के लिए फूड कम पड़ जाएगा, इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं केरल में और हाईएस्ट डेंसिटी दिल्ली के बाद कौन से एरिया है। तो बिहार में एवरेज डेंसिटी ज्यादा है, 1102 मतलब 1102 के लगभग है। वेस्ट बंगाल में कितने, 1029 है, वेस्ट बंगाल में 1029 है। उत्तर प्रदेश में 828 है, उत्तर प्रदेश में 828 एरिया बड़ा है, तो इस अकॉर्डिंग डेंसिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। केरला का एरिया कम है फिर भी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एरिया कम होने की वजह से भी बहुत ज्यादा डेंसिटी है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन का इश्यू है। ये कितने हैं, 859। तमिलनाडु में कितने हैं, तमिलनाडु में है 555। ये कौन से डाटा चल रहे हैं, 2011 के डाटा, ठीक है। तो आप थोड़ा याद, इसको थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एवरेज डेंसिटी का क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। एवरेज डेंसिटी 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है, 382%, ओके। और हर जो 50 साल में कितने बढ़ जाते हैं, 200% बढ़ जाते हैं। लोवेस्ट डेंसिटी कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछे तो कितना, 17 आदमी पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है। फिर हाईएस्ट डेंसिटी किसकी, दिल्ली की है। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हाईएस्ट किसकी होगी, दिल्ली की, 11,297, ठीक है। और बाकी आप ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके याद हो जाएगा सारा। अब मॉडरेट डेंसिटी, भाई हायर लोअर तो हो गया, लोअर भी हो गया, हायर भी हो गया, तो मॉडरेट कौन से है, तो मॉडरेट में आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और उड़ीसा, ये सब है मॉडरेट में। तो हरियाणा हमारा जो है जिसमें हम रह रहे हैं वो मॉडरेट डेंसिटी एरिया में आता है, मतलब कि मध्यम जनसंख्या घनत्व। मॉडरेट डेंसिटी मतलब मध्यम जनसंख्या घनत्व, जहां पर मीडियम रेंज के लोग, मीडियम जो है पॉपुलेशन है। अब अगला टॉपिक ग्रोथ, दो टॉपिक क्लियर हो गए। थर्ड टॉपिक ग्रोथ है। अगर आप लेसन का नाम देखते हो तो आपको समझ में आता है कि थर्ड टॉपिक हमारा ग्रोथ है, वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि। तो भाई जनसंख्या की वृद्धि दो टाइप की होती है, नेचुरल ग्रोथ और इंड्यूस्ड ग्रोथ, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ का मतलब प्राकृतिक वृद्धि, और इंड्यूस्ड ग्रोथ होती है जिसमें जो है माइग्रेशन से लोग आ जाते हैं और वहां पर पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं। अब ग्रोथ तो पॉपुलेशन एक्चुअल में होती क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़े 1 मार्क क्वेश्चन में या 2 मार्क क्वेश्चन में, तो डेफिनेशन होगी ये वाली, population growth is a change, population growth is a change in the number of people, population growth is a change in the number of people living in a particular area, between 2 point of time, कि population growth क्या है कि लोगों की संख्या में बदलाव आ जाता है। कहीं पर पहले 1000 रह रहे थे तो वो 2000 हो गए या 1500 हो गए, ठीक है। कहीं पर अगर 1 लाख रह रहे थे तो 1,10,000 हो गए, 1,05,000 हो गए, तो वो क्या चेंज आ रहा है, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे, दिल्ली में रह रहे, कहीं पर भी रह रहे हैं, ओके। और किसके, दो टाइम पीरियड मान लो, अगर मैं कहूं 2001 में 1 लाख थे और 2011 में फिर वो बढ़ गए हैं, तो ये 2 टाइम पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट ऑफ टाइम हो गए। एक पॉइंट टाइम 2001 हो गया, दूसरा पॉइंट टाइम कौन सा हो गया, 2011। तो 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में जो चेंजेस आते हैं वही क्या कहलाती है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, आसानी से याद हो जाएगी, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल इन ए पार्टिकुलर एरिया बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखते हैं कि नेचुरल और इंड्यूस ग्रोथ क्या होती है। तो सबसे पहले नेचुरल ग्रोथ के बारे में समझ लेते हैं। नेचुरल ग्रोथ यानी कि प्राकृतिक वृद्धि वो होती है जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट को आपस में कंपेयर किया जाता है कि भाई वहां पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, हर साल कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं किसी एरिया में, और डेथ कितने की हो रही है। तो डेथ रेट और बर्थ रेट का जो डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग वहां की नेचुरल ग्रोथ ले ली जाती है, नेचुरल ग्रोथ का पता लग जाता है। इंड्यूस्ड ग्रोथ कौन सी है, जिसमें आउटवर्ड और इनवर्ड होता है, मतलब लोगों की मूवमेंट होती है, इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल, कि लोगों की आवाजाही होती है, इनवर्ड
आवाजाही, आउटवर्ड आवाजाही होती है, लोगों का आना जाना होता रहता है और उससे पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। तो ये इंड्यूस ग्रोथ में आ जाती है, किसमें? इंड्यूस्ड ग्रोथ में आ जाती है। ओके, तो दो टाइप की हो गई। अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के टाइप कौन से, टू कंपोनेंट कौन से है, तो टू कंपोनेंट कौन से हैं? नेचुरल एंड इंड्यूस्ड ग्रोथ, इंड्यूस्ड ग्रोथ, ठीक है, नेचुरल एंड इंड्यूस्ड ग्रोथ। ओके, अब बात करते हैं कि हमारी एनुअल ग्रोथ जो है पूरी साल भर की जो रेट ऑफ ग्रोथ है, यानी कि एनुअल ग्रोथ रेट है पूरे साल भर में कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, वो क्या है? और डेसिडल, डेसिडल 10-10 साल में, डेसिडल मतलब है 10-10 साल में कितने कितने बढ़ रहे हैं, कि ज्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं। मान लो 2011 से 2021 तो 10 साल हो गए, 21 से लेकर 31 10 साल हो गए, तो इन 10-10 साल में एनुअल ग्रोथ वगैरह ये कितनी है? तो बहुत हाई है, वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई है जो ग्रोथ, और इंक्रीज हो रही है, लगातार बढ़ रही है। ठीक है, आप देखोगे एनुअल ग्रोथ हमारी कितनी में लिखा हुआ है यहाँ पे, एनुअल ग्रोथ हमारी पॉपुलेशन के 1.64, एनुअल ग्रोथ 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग एनुअल ग्रोथ ऑफ इंडिया 1.64 है, 1.64% 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग। ओके, अब बात करते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम, पॉपुलेशन डबल कितने में हो रही है? तो भाई सीधी सी बात है, अगर स्पीड धीमी रही, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो है, तो भाई डबलिंग टाइम ज्यादा, मतलब डबल होने में टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि अभी 2000 जो 11 के डाटा के अकॉर्डिंग 1.21 हमारी पॉपुलेशन है, अगर 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग हमारी 1.21 है, और अगर हम ग्रोथ रेट डाउन कर लेते हैं, मतलब ग्रोथ रेट हमारी क्या है 1.64 है, अगर इसको 1.50 पे ले आए, 1.25 पे ले आए, 1.20 पे ले आए, या 1 पॉइंट पे ले आए, तो हमारी जो पॉपुलेशन डबल होने में ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर ये ग्रोथ बढ़ गई, ये 1.75 हो गई, या 1.98 हो गई, या 2 पॉइंट हो गई, तो आप देखोगे डबल होने में बहुत कम समय लगेगा और जनसंख्या जल्दी से डबल हो जाएगी। तो ये डबलिंग टाइम का मतलब यही हुआ, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का मतलब है अगर ग्रोथ रेट, मैं फिर बता रहा हूं, स्लो आराम से बता रहा हूं, कि अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है तो पॉपुलेशन को डबल होने में बहुत कम समय लगेगा, और अगर पॉपुलेशन ग्रोथ घट रही है, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही है, तो जो है पॉपुलेशन को जो डबल होने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर ग्रोथ घटेगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो कम टाइम लगेगा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, हमारे इंडिया में पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे कैसे हुई है, किस तरह हुई? तो 4 फेज में हुई है पॉपुलेशन की ग्रोथ, फेज 1, पॉपुलेशन की ग्रोथ फेज 2, पॉपुलेशन की ग्रोथ फेज 3, पॉपुलेशन की ग्रोथ फेज 4। ये 4 फेज में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। तो पहला फेज समझ लेते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया फर्स्ट फेज, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया फर्स्ट फेज। तो पहला फेज मतलब कि पहला चरण, फेज 1 का मतलब पहला चरण, कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का पहला चरण क्या था। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि पहली बार इंडिया में ब्रिटिश टाइम में पहली बार क्या हुई थी, पॉपुलेशन सेंसस होनी शुरू हुई थी 1872 में, और वो कंप्लीट कब हुई थी 1881 में। 1872 में पहली बार शुरू हुई जनगणनाएं होनी, और कब कंप्लीट हुई पहली बार 1881 में। ये डाटा बेटा याद रखने होंगे, हिस्ट्री के डाटा भी बहुत सारे याद करने होते, तभी आपका बहुत बढ़िया तैयारी होती है। एक बात क्लियर समझ लो, जो डाटा आपके पास है उससे बहुत अच्छी यूपीएससी की, एसएससी की तैयारी हो सकती है। कॉम्पिटिटिव बुक्स से और अलग अलग बुक से ये रेफरेंस लेकर, नेट से डाटा लेकर ये जो बोर्ड तैयार किए जाते हैं और नोट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे, वैसे इसकी वीडियो भी बन रही है साथ ही साथ, तो आप देख सकते हो, वीडियो बाद में भी देख पाओगे, जूम क्लास की वीडियो साथ ही साथ बन रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बाद में आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो अब देखिए आगे फेज 1, फेज 1 1901 से 1921 के बीच में रहा। फेज 1 यानी कि पहला चरण 1921 से 1901 से के बीच में रहा। ओके, अब देखिए पीरियड ऑफ स्टैगनेंट, ये बहुत एकदम रुका हुआ दौर था, मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ रही थी बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, ग्रोथ रेट बहुत कम था, ग्रोथ रेट मतलब डाउन था, बर्थ रेट बहुत जो है हाई था, और डेथ रेट भी बहुत हाई था। बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई था। ठीक है, ग्रोथ रेट मतलब बर्थ रेट और अगर डेथ रेट को कंपैरिजन करके ग्रोथ रेट निकालें तो वो तो बहुत कम था, लेकिन बर्थ रेट ज्यादा हो रही थी उस समय। ठीक है, एक बार फिर कंफ्यूज नहीं होना, इसको दोबारा समझ लो। 1901 से 1921 के बीच में वर्ल्ड वार हुई है, वर्ल्ड वार फर्स्ट का टाइम रहा था 1914 से लेकर 1918। ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट का टाइम रहा था 1914 से 1918। 28
22 जुलाई को 1914 में जब ऑस्ट्रिया का प्रिंस आर्कड्यूक फर्डिनेंड मारा गया तब वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी, और 11 नवंबर को 1918 में वर्ल्ड वार खत्म हो गई थी। तो इस वर्ल्ड वार के टाइम पीरियड में हमारा फेज 1 रहा, और फेज 1 में ग्रोथ बहुत डाउन रही। ये बात अलग कि बर्थ रेट और डेथ रेट हाई बने रहे, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस रहा ना वो बहुत कम रहा। तो ग्रोथ रेट क्या रही, बहुत लो रही। पुअर हेल्थ कंडीशन थी उस समय, बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास में, मेडिकल सर्विस भी हमारी ब्रिटिश टाइम में नहीं थी। इलिटरेसी, लोग अनपढ़ थे, बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। इलिटरेसी ऑफ पीपल मतलब लोग अनपढ़ थे और बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, मेडिकल, ये था आपका फेज 1। फेज 1 बहुत ही बुरा रहा इंडिया का, ब्रिटिश टाइम में हमारे यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई थी, बहुत बुरी हालत थी उस समय। ओके, अब बात करते हैं चरण 2। चरण 2 मतलब कि फेज 2, फेज 2, ठीक है। तो सेकंड चरण में क्या हुआ, फेज 2 में क्या हुआ, 1921 से लेकर 51, आप देख सकते हो गैप कितना, 30 ईयर का। सेकंड फेज 30 ईयर का था, फर्स्ट फेज आप देख सकते हो केवल 20 साल का था। पहला फेज 20 साल का, दूसरे वाला 30 साल का। तो इसमें धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ने लगी, पॉपुलेशन ग्रोथ पहले जो धीमी थी वो तेजी से बढ़ने लगी, धीरे धीरे मीडियम स्तर पर बढ़ने लगी। इंप्रूवमेंट हुआ, जो पहले मेडिकल फैसिलिटी ठीक नहीं थी वो इंप्रूवमेंट हुआ। इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन, साफ सफाई और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। ओके, और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी अच्छे किए गए, कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा हुआ, ठीक है। पोस्टेज वगैरह, पोस्टेज व्यवस्था शुरू की गई, ठीक है, और बहुत अच्छा काम हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम में, ठीक है। उस टाइम में काफी जो है ब्रिटिशर्स उस समय थे, लेकिन इंडिया के लोग बहुत अवेयर हो गए थे, रेवोल्यूशन होने शुरू हो गए थे, तो उस टाइम में फेज 2 रहा आपका ये, ठीक है। तो अच्छे नेटवर्क की वजह से, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क की वजह से, और बर्थ रेट हाई रही, क्योंकि उस समय बर्थ रेट हाई रही क्योंकि उस समय लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में ज्यादा कोई अंदाजा नहीं था, ना वो करना चाहते थे इस तरह से। तो बर्थ रेट बहुत हाई रही उस समय, क्योंकि वो किसी चीज के लिए अवेयर नहीं थे, वो रिसोर्स के लिए अवेयर नहीं थे कि अगर ज्यादा फैमिली बड़ी हो जाती है तब उससे कितने नुकसान हो सकते हैं या कितनी परेशानी आ सकती है, इस तरह की चीजों से लोग अवेयर ज्यादा नहीं थे। तो बर्थ रेट बहुत हाई बना रहा, और इससे उसी टाइम में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आ गया। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम था 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था वर्ल्ड वाइड, और ये 1932 तक रहा था। कब तक रहा था, 1932 तक, 2 और 3 तक रहा था ये। 1933 तक ग्रेट जो इकोनॉमिक डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड में आया था, और पूरे सभी संसार के सभी देशों की हालत खराब हो गई थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, ठीक है। तो फेज 1 समझ में आ गया, 1901 से लेकर 21। फेज 2 समझ में आ गया, 1921 से 51, इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई थी, आपको पता ही है। अब फेज 3 कर लेते हैं। फेज 3 1951 से 81, ये भी 30 साल का है। पहले वाला 20 साल का, दूसरे वाला 30 साल का, और तीसरे वाला फिर 30 साल का है, ठीक है। 51 से अब इंडिया आजाद हो चुका था। एक बात समझ लीजिए, इंडिया आजाद हो चुका था और इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो चुका था, तो उस समय बहुत सारा माइग्रेशन भी हुआ था। मैंने बताया था ना, दूसरी टाइप की ग्रोथ क्या होती है, इंडूस जो मैंने ग्रोथ बताई है, वो इंडूस ग्रोथ जो बताई है वो आपको बताया था कि नेचुरल जो उसमें ग्रोथ नहीं होती, उसमें माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन का टाइम था 1951 से लेकर 71 तक, तो बहुत सारे लोग आते रहे थे, और इसी बीच में बहुत सारी वार भी हो गई थी। आपको याद होगा 1941 में कश्मीर के साथ लड़ाई हो, कश्मीर के इशू को लेकर लड़ाई हुई थी, कश्मीर के टॉपिक को लेकर लड़ाई हुई थी। फिर 1962 में चाइना वार, 1965 में पाकिस्तान वार, और 1971 की इंडिया पाकिस्तान वार, ठीक है। मैं लिख देता हूं, 1962 में चाइना वार, 1965 में पाकिस्तान वार, 1971 में फिर पाकिस्तान वार। ये 3 वार हुई है। इन तीनों वार की वजह से जो एनुअल ग्रोथ जो है हमारी उस समय 2.2 भी रही, हाई थी ये एनुअल ग्रोथ, बहुत डाउन नहीं थी। और उसी बीच में हमें ये बहुत सारे प्लानिंग भी करने पड़े, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी उस टाइम में ही हुआ, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई, एकदम से ही बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ने लगी, ठीक है। आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज होने लगी। 5 ईयर प्लान, नेहरू के प्लान याद है आपको, 5 ईयर प्लान जो रशिया से लिए गए थे, तो वो भी इस समय लगाए गए, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बुरी तरह होता रहा, मतलब कि ज्यादा लोग बढ़ते रहे एकदम से ही। कुछ तो वो माइग्रेशन से हुए और कुछ नेचुरल ग्रोथ, कुछ तो माइग्रेशन से और कुछ नेचुरल ग्रोथ, ओके। अब बात करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। यही तो बता रहा था मैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन कहां से हुआ, तिब्बत से हुआ। तिब्बत से लोग आए इंडिया में, बांग्लादेशीज यानी बांग्लादेश से लोग आए, नेपालीज इंडिया में आने लगे, पाकिस्तान से लोग माइग्रेट होकर इधर आए, और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो गई, बहुत ज्यादा हाई हो गई। अगर थर्ड फेज में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि थर्ड फेज 1951 और 81 में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई क्यों हो गया, तो उसका रीजन आपके सामने है।
इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है, इंड्यूस माइग्रेशन, इंड्यूस ग्रोथ। ओके, अब बात करते हैं फेज 4 की। अब बात करते हैं फेज 4 की। ये था 1981 से 2020 अब तक जो चल रहा है, ये फेज 4 है, यानी कि लगभग 40 साल का फेज, ठीक है, 40 साल का फेज 4 है हमारे। इसमें ग्रोथ रेट थोड़ा सा हाई रहा, डाउन नहीं आया, ठीक है। और जिसके कुछ रीजन ही मैंने दिए हैं कि लोअर एज ऑफ मैरिज, कि बच्चों की जल्दी उम्र में शादी हो जाती थी। आजकल तो डेट फिक्स कर दी गई है कि भाई 21 और 18 की एज कर दी गई है। 21 में बॉयज की शादी होती है और 18 एज में गर्ल्स की शादी होती है, तो वो डिसाइड कर दी गई है और डिसाइड की गई थी, लेकिन उस एज को भी बढ़ाया गया है ना, ग्रोथ रेट को डाउन लाने के लिए हायर एज किया गया मैरिज की, यानी कि अब बॉयज की 24 की गई, बॉयज की 24 की गई और गर्ल्स को 21 पे लाया गया। लोअर एज की वजह से ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही थी। उससे पहले वाले फेस में तो बच्चों की शादी 13, 14, 15 साल की उम्र में ही कर दी जाती थी, लेकिन अब आजकल वो थोड़ा चेंज हुआ, जो 18 और 21 साल की गई, अब वो और बढ़ाई गई है, हायर एज कर दी गई है। हायर एज कितनी? 24 और 21 कर दी गई है, जिससे क्या होगा कि ग्रोथ रेट थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और बच्चे मेच्योर हो जाते हैं, शादी के लिए लायक हो जाते हैं। ओके, अब देखिए एक और बड़ी प्रॉब्लम थी फोर्थ फेज में हमारे सामने, एजुकेशन ऑफ फीमेल। फीमेल के एजुकेशन, लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर भी बड़ा ध्यान दिया गया और ग्रोथ जो रेट था वो कंट्रोल किया गया और बच्चों की जो है फीमेल जो लिटरेसी रेट है उसको थोड़ा बढ़ाने की बात की गई। एक वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार कुछ प्रोजेक्ट किया गया, मतलब कि ऐसा बताया गया, अंदाजा लगाया गया, प्रोजेक्टेड मतलब कि अंदाजा लगाया गया, अंदाजा लगाया गया। किस बात का अंदाजा लगाया गया? क्या सोच रहे थे वो लोग? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने अंदाजा लगाया कि इंडिया की पॉपुलेशन जो फिलहाल 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग 1.21 थी, 1.21 थी, 1.21 बिलियन मिलियन थी, 1.21 मिलियन थी, तो वो बढ़कर 2025 तक, 2025 तक वो बढ़कर 1350 हो जाएगी, 1350 मिलियन हो जाएगी, मिलियन हो जाएगी, ठीक है, ऐसा प्रेडिक्शन उन्होंने किया है, ऐसा उन्होंने प्रेडिक्शन किया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और तो हो सकता है ये हो भी जाए भाई, इसी तरह अगर ग्रोथ होती रही तो हो सकता है ये जो उन्होंने डाटा दिया है वो क्लियर हो जाए कि 2025 में जो 1350 मिलियन हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो ये हो भी सकता है भाई 1.35 मिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.35 मिलियन हो जाएगा, है ना। तो हम चाइना के लगभग पहुंच जाएंगे, लेकिन चाइना भी थोड़ा सा तो आगे निकलेगा हमसे, तो नंबर 1 तो वही रहेगा अगले कुछ साल में, 20 से 1 साल में, तो लेकिन नंबर 2 पे हम हमेशा ही रहेंगे। और वैसे भी हमने पढ़ा है कि इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 2 पे है। अब बात करते हैं रीजनल वेरिएशन की। पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत सारे रीजनल वेरिएशन भी होते हैं, मतलब कि अलग अलग एरिया में ग्रोथ रेट भी अलग अलग होता है, अलग अलग एरिया में ग्रोथ रेट भी अलग अलग होता है। जैसे केरला का ग्रोथ रेट अलग है, कर्नाटक का ग्रोथ रेट अलग है। एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अवेयर होते हैं, तो उनको पता होता है फैमिली प्लानिंग के जो फायदे हैं, जो उनसे जो बेनिफिट मिल रहे हैं उनको पता होते हैं। केरला नंबर 1 लिटरेसी रेट है, वहां पे आप जान सकते हो नंबर 1 लिटरेसी रेट है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका, ये भी ठीक है एजुकेशन में, तमिलनाडु भी ठीक है, आंध्र प्रदेश ठीक है, उड़ीसा में थोड़ी कमी है, उड़ीसा जो एरिया है वहां लिटरेसी उतनी अच्छी, उतनी बढ़िया नहीं है। पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, वहां बहुत अच्छी एजुकेशन है। गोवा पूरा अर्बन एरिया, तो वहां भी एजुकेशन अच्छी है। तो उसी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन की ग्रोथ भी वेरिएशन में है, मतलब जो जितना एजुकेटेड एरिया होगा, जितना भी डेवलप्ड एरिया होगा, वहां पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी डाउन मिलेगी। ओके, अब देखिए ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, 20% जो है पूरी डिकेड में हो गई है, नॉट एक्सीड 20% डिकेड की 20% ज्यादा नहीं बढ़ पाई है, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा में 20 और 25 का परसेंटेज डिकेड है। डिकेड का मतलब है हर 10 साल में 20% बढ़ जाती है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है इनकी 20% बढ़ जाती है, जितनी भी थी वो 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। मतलब जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि हरियाणा की ग्रोथ रेट 50% थी, या हरियाणा की ग्रोथ रेट मान लो 60% थी, तो 60 + 20, ठीक है, 60 + 20 80% हो जाती है फिर वो, मतलब जितना उनका डाटा था उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ जाती है। ओके, तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा की कितनी है? 20 और 25 के बीच में है पर डिकेड मतलब हर 10 साल में इतनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनकी ग्रोथ हो जाती है। रीजनल ग्रोथ ये है, ठीक है। तो रीजनल ग्रोथ में हमें यही समझना था कि किस एरिया में 20% के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं हर 10 साल में, और किस एरिया में 20 और 25 के बीच में बढ़ रहे हैं। ओके, तो इस चैप्टर का भाई एक पार्ट और रह गया, इस चैप्टर का एक पार्ट और रह गया, वो रह गया
ग्रोथ हो गया कंपोजिशन, ठीक है, ग्रोथ कंपोजिशन बच गया बेटा। ये कंपोजिशन जो है ना ये और बचा हुआ है, ये हम और क्लियर करेंगे एक वीडियो और एक जूम क्लास के थ्रू हम ये एक और कंपोजिशन कर लेंगे। ओके, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, नेक्स्ट जो जूम क्लास में हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, कंपोजिशन के टॉपिक के साथ में। ठीक है, अगर सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगा ये वीडियो तो बेटा प्लीज यूट्यूब पे जो आपको वीडियो भेज जाएंगे उनको लाइक भी करें और शेयर भी करें। ओके।